BGYCT 131 थ्योरीज ऑफ माउंटेन बिल्डिंग, ये सेकेंड लास्ट यूनिट है हमारे BGYCT 131 ब्लॉक की। चलिए तो इसमें हम पढ़ते हैं। इसमें आप क्या क्या पढ़ेंगे, पहले मैं आपको इंट्रो दे दूँ। इंट्रो में ये है कि इसमें आप डिफरेंट थ्योरीज़ के बारे में पढ़ोगे जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द माउंटेन बिल्डिंग, जो डिफरेंटली एक्सप्लेन करते हैं कि माउंटेन कैसे बने। इसमें यहाँ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, होल्म्स की कन्वेक्शन थ्योरी है, एंड एट लास्ट द मोस्ट वैलिड थ्योरी जिस पे हम आज तक बिलीव करते हैं वो है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। बाकी सब थ्योरीज़ को इतना ज़्यादा हम नहीं देखते क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ लिमिटेशंस हैं। तो सबसे पहले थ्योरी है यहाँ पर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ये आपको एज इट इज़ आंसर पूछा जा सकता है 5 मार्क में। ओके, इसे ध्यान से पढ़िएगा। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ये थ्योरी ये एक्सप्लेन करती है कि कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो एक जगह पे स्थिर नहीं है, वो अपनी जियोलॉजिकल पास्ट में कहीं और से आए थे। ऐसा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का एक्सप्लेनेशन है, ठीक है ना। अब जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का पहली पॉइंट वाइज मैंने डिवाइड करा है। आपको अगर एग्जाम में ये लिखने को आए सो आई डेफिनेटली सजेस्ट यू कि आप उसे पॉइंट्स में ही लिख के आएँ, ठीक है। ये BGYCT वाले जितने भी पेपर होंगे आपके, आप उनके सारे आंसर्स पॉइंट्स में ही लिखिएगा। पॉइंट्स में आंसर लिखने पे ज़्यादा वैलिड लगता है एंड जो चेक करता है आपका उसको आसानी भी होती है, तो वो आसानी से चेक करेगा तो आपको गुड मार्क्स दे देगा, ठीक है। सो सबसे पहली चीज़ क्या है यहाँ पर कि ये कॉन्टिनेंट्स क्या बोलते हैं। ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग ये है कि कॉन्टिनेंट्स स्टेशनरी नहीं है। अपने जियोलॉजिकल पास्ट में, मतलब कि कुछ समय पहले ये कॉन्टिनेंट्स कहीं और थे और वहाँ से शिफ्ट होके आज जो प्रेजेंट स्टेट बनी है, आज जो प्रेजेंट पोजीशन बनी है वो बने। ये तो हमें ऑलरेडी पता है, ड्रिफ्टिंग हुई थी कॉन्टिनेंट्स की, तब जाके मूवमेंट हुआ था एंड देन ये सारी चीज़ें बनी थी, वरना उससे पहले तो सारे कॉन्टिनेंट्स एक थे और सारे ओशियन भी एक ही था। वी नो द फैक्ट, राइट। देखिए, वीगर ने दिया था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो कौन थे वो जिन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी थी? वीगर। तो वीगर ने ये रिकॉग्नाइज किया कि सारा जो असेंबलेज है, ये जो सारे कॉन्टिनेंट्स एक तरफ हैं, वो पहले एक सुपर कॉन्टिनेंट थे। आज जो हम डिफरेंट टुकड़े देखते हैं कॉन्टिनेंट्स के, एक तरफ आपका एशिया हो गया, एक तरफ आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, एंड मैनी मोर, सारे जो कॉन्टिनेंट्स अलग अलग हैं वो पहले सिर्फ एक ही कॉन्टिनेंट्स थे आपके, ठीक है ना। और वो जो एक ही कॉन्टिनेंट था उसका नाम था पेंजिया। उन सारे कॉन्टिनेंट्स को पेंजिया कहा जाता, जो जिसका मतलब क्या, ऑल लैंड्स। एंड सारा ओशनिक पार्ट भी क्या था, पैनथेलेसा। उसको क्या नाम दिया, पैनथेलेसा। अगर मैं आपको इसको थोड़ा डायग्रामेटिकली समझाऊं तो देखिए, दिस इज 2 ग्लोब, ठीक है। ये हमारा अर्थ, ये हमारी पास्ट लाइफ बता रहा है, ओके। ये पास्ट है और ये है हमारा प्रेजेंट। दिस इज पास्ट एंड दिस इज प्रेजेंट। नाउ अब पहले क्या था, कोई भी ऐसे करके पूरा एक वास्ट कॉन्टिनेंट था। ये पूरा एक ही वास्ट कॉन्टिनेंट था जिसका नाम था क्या, पेंजिया, ठीक है ना। और इसके बाहर जो भी है ना, इसके पूरे ग्लोब में ये सारा पानी ही पानी, मतलब ओशन। और ये पूरे ओशन का नाम क्या रखा, पैनथेलेसा, ठीक है ना। तो इस तरीके से था, इसी के अंदर सारे कॉन्टिनेंट्स हैं, वो सब एक संग जुड़े हुए थे और फिर उसके बाद जाके टुकड़े हुए। अब टुकड़े होने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पर एशिया आ गया अलग अलग, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया एंड अमेरिका एंड सो ऑन, सब अलग अलग हो गए, राइट। तो ये सारे क्या हो गए, अलग हो गए। तो ये आपको बता रहा है कि पास्ट लाइफ में, यही वीगर ने कहा कि पास्ट लाइफ में क्या था कि सारे कॉन्टिनेंट्स एक थे, पेंजिया, सारे ओशंस एक थे, पैनथेलेसा। लेकिन आज सारे कॉन्टिनेंट्स अलग अलग हैं, डिफरेंट नेम से, सारे ओशंस भी अलग अलग हैं, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन। तो ये चीज़ पहली एक्सप्लेनेशन थी। दूसरा पॉइंट क्या कह रहे हैं, पेंजिया गॉट फ्रेगमेंटेड फ्रॉम मेनी स्मॉलर कॉन्टिनेंट्स। ये मैंने आपको अभी बताया डायग्रामेटिकली कि पेंजिया जो है वो बहुत सारे स्मॉलर कॉन्टिनेंट्स में टूट गया, बहुत सारे टुकड़ों में टूट गया। विच ड्रिफ्टेड अक्रॉस टू फॉर्म प्रेजेंट डे डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न, जो कि ड्रिफ्ट हो गए, खिसक के एक जगह पे आ गए और एक प्रेजेंट डे जो हम आज देखते हैं पैटर्न, कि किस तरफ एशिया है, किस तरफ आपका ऑस्ट्रेलिया, किस तरफ डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स है, वो पोजीशन उन्होंने, वो पैटर्न उन्होंने बना लिया। Now Weger's theory was based on the evidences from the geological data.
वीगर की जो थ्योरी थी ना वो किस पे बेस्ड थी, उन्होंने सारे ये जियोलॉजिकल डेटा की इन्फॉर्मेशन सब कुछ निकाला था कि पहले के ज़माने में क्या हुआ होगा, तो सारी इन्फॉर्मेशन निकाली, उस पर बेस्ड थी ये सारे जो है ना ओल्ड स्ट्रक्चर्स उनको लेके स्ट्रेटियोग्राफिक फॉर्मेशंस, फॉसल फोनाज एंड फ्लोराज, फोना एंड फ्लोराज मीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, एंड अक्रॉस दी प्रेजेंट कॉन्टिनेंटल शोर लाइन्स, इन सब चीज़ों से उन्होंने थोड़ी इन्फॉर्मेशन या डेटा इकट्ठा किया था, तब जाके उन्होंने अपनी थ्योरी को प्रेजेंट किया था, ठीक है। नेक्स्ट, ही वॉज बेसिकली अ मेट्रोलॉजिस्ट, वो मेट्रोलॉजिस्ट थे हु ब्रॉट टू नोटिस द वर्ल्ड प्रेजेंस वाइड स्प्रेड ग्लेशिएशन इन द पर्मो कार्बोनिफरस टाइम, मतलब वो बेसिकली एक मेट्रोलॉजिस्ट थे, ठीक है, मेट्योर्स की स्टडी करने वाले, वो जियोलॉजिस्ट ही होते हैं, और वो पहले थे जिन्होंने क्या किया, पूरे दुनिया की अटेंशन जो है वो पर्मो कार्बोनिफरस पीरियड पे लेके गए। पर्मो कार्बोनिफरस पीरियड मतलब कि जब हमारे कॉन्टिनेंट टूटने लगे, वो पर्मो कार्बोनिफरस पीरियड रहा था, तो उन्होंने सबका ध्यान उस पीरियड में खींचा था कि उस पीरियड में ऐसा क्या हुआ था जो आज हमारा ये प्रेजेंट डे सिचुएशन बनी। ग्लेशिएशन क्या होता है, इसमें मैंने आपको पहले भी ये डेफिनेशन दी है, मैं दोबारा बताती हूँ। ग्लेशिएशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें अर्थ जो है वो पूरी तरीके से ग्लेशियर्स और आइस शीट से कवर्ड होता है, ठीक है। ग्लेशिएशन इज द प्रोसेस बाय विच द अर्थ इज कवर्ड बाय ग्लेशियर्स एंड आइस शीट्स। The glaciation had affected most of the southern continents, while the northern continents, northern Europe and Greenland has experienced tropical conditions. तो ग्लेशिएशन थे ना वो कहाँ पर ज़्यादा तरीके से हमें देखने को मिलता है, सदर्न और नदर्न यूरोप, राइट, सदर्न कॉन्टिनेंट्स और नदर्न यूरोप में हमें देखने को मिला, और ग्रीनलैंड जो था वो ट्रॉपिकल कंडीशंस में था। पहले की बात चल रही है या फिर पास्ट की बात चल रही है, तो पास्ट में क्या था, सदर्न कॉन्टिनेंट्स जो आज हैं और नॉर्दर्न यूरोप वो ग्लेशिएशन फील कर रहे थे, मतलब वहाँ पर ठंड थी, वहाँ पर ग्लेशियर्स थे, जबकि ग्रीनलैंड मतलब घास या पूरा जो ग्रीनरी थी वो ट्रॉपिकल कंडीशंस यहाँ पर एक्सपीरियंस हो रहा था, ग्रीनलैंड, ठीक है। नेक्स्ट, प्रेजेंट डे सदर्न कॉन्टिनेंट वॉज सेंटर्ड ऑन द पोल, जो हम आज का सदर्न कॉन्टिनेंट देखते हैं ना वो पोल पे था, नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट इक्वेटर पे था, ओके। प्रेजेंट जो आज का हमारा सदर्न कॉन्टिनेंट है ना वो पहले पोल पे था, और जो नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट है वो अराउंड इक्वेटर पे था। वीगर ने ये सजेस्ट किया कि कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो ड्रिफ्ट हुए, किसकी वजह से, वो ड्रिफ्ट हुए सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ना। जब आप कोई थ्योरी प्रेजेंट करते हो या जब भी कोई थ्योरी प्रेजेंट करते हैं तो उस पर बहुत सारे क्रिटिसिज्म शुरू होते हैं, लाइक उस पर सवाल पूछे जाते हैं, उसके ऑपोजिंग सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर आप उन ऑपोजिंग सवाल के जवाब दे दो, कोई भी लिमिटेशन नहीं रहे, तब जाके वो थ्योरी जो है वो वैलिड प्रूव होती है या फिर उसको सक्सेसफुल माना जाता है। तो वीगर से भी ये सवाल पूछा गया कि ऐसा क्या फोर्स रही होगी जिससे कि आपकी ये कॉन्टिनेंटल्स जो है वो टूटने लगे या वो ड्रिफ्ट होने लगे। तो उन्होंने एक्सप्लेन किया कि मे बी वहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा होगा जिसकी वजह से वो एक तरफ से स्टैंड नहीं कर पाए, अर्थ के रोटेशन की वजह से क्या लगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा ना। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, अब देखिए ध्यान से, ये एक ऐसे तरीके का फोर्स होता है जो एक बॉडी पर लगता है जब एक बॉडी सर्कुलर मोशन में क्या करती है, मूव करती है, ठीक है ना। तो ये फोर्स सेंटर की तरफ लगता है, मतलब कि अगर हमारा अर्थ जो है सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, दिस इज सन, और अर्थ जो है वो इधर अपनी एक इलेप्टिकल ऑर्बिट पे क्या कर रही है, सन तो बड़ा हो गया, ये देखिए सन बड़ा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, इलेप्टिकल ऑर्बिट पे क्या कर रही है, वो रोटेट रिवॉल्व कर रही है, तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा रही है अपनी तरफ, सन जो है खींच रहा है ग्रेविटेशन फोर्स की तरफ, तो जिसकी वजह से अर्थ जो है वो रोटेट कर पा रही है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स यही होता है आपका कि जब एक बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव करे एंड इट डायरेक्ट टुवर्ड्स द सेंटर अराउंड विच द बॉडी इज मूविंग, ठीक है ना, सेंटर की तरफ उस पर खिंचाव पड़े और वो मूव करे, उसे कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। नाउ दो वीगर की थ्योरी जो थी वो प्रॉपर डेटास पे बेस्ड थी, सब कुछ उन्होंने एक्सप्लेन किया था, बट मैंने बोला था ना कि लिमिटेशंस होती उन पर कुछ क्रिटिसिज्म लगे और वो लिमिटेशंस की वजह से उनकी थ्योरी रॉन्ग प्रूफ हो गई। तो व्हाट वाज द लिमिटेशन, उनकी वीकनेस ये थी कि वो प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि वो क्या फोर्स रही होगी जिसकी वजह से कॉन्टिनेंट्स टूट गए, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स इतना ज़्यादा नहीं रहा, मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो कॉन्टिनेंट्स को ही तोड़ दे। तो इसकी वजह से उनका जो थ्योरी थी वो रॉन्ग प्रूफ हो गई, एंड बट उनका जो ये थ्योरी का लाना था, ठीक है ना, फर्स्ट थ्योरी का जो लाना था उसकी वजह से और न्यू थ्योरीज निकल के आई। तो ये फर्स्ट स्टेप मान लीजिए माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस की थ्योरीज़ का, अगर ये नहीं आती तो हम और ज़्यादा प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी तो बन ही नहीं पाती फिर।
दैट्स वाई। तो ये बहुत ग्रेट सिग्निफिकेंस रखती है, इसीलिए पढ़ाया जाता है। ऑल्दो ये फेल हो गई थी बट इसने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी थी, जैसे कि पेंजिया और पैंथेलेसा, इट वॉज ऑलमोस्ट करेक्ट, राइट। पहले हमारी कंडीशन जो थी वो ऐसी ही थी। नाउ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी तो यहीं तक थी आपकी। अगर आपका एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको एज इट इज़ लिख सकते हैं। ये पूरे नोट्स इग्नू की बुक से ही बनाए गए हैं, ओके। एज इट इज़ आप लिख सकते हैं और कुछ अपना डेटा भी इंक्रीज कर सकते हैं टू इंक्रीज योर आंसर लेंथ। So this is all for today's video. Thank you for watching this video.